हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू सीयूडी वायरा 247। मैं हूँ आयुषी मैम और मैं आप सभी लोग के लिए लेकर आई हूँ एक और नया वन शॉट। तो आप सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा जो प्यार है वो दिखाया वन शॉट्स के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि देखो ये नीड ऑफ द आवर है, आपको रिवीजन करना है और रिवीजन के लिए ये इससे बेटर कुछ चीज़ हो नहीं सकती है। चाहे आपने सिलेबस पढ़ रखा है, चाहे आप अपना पढ़ना शुरू ही कर रहे हैं, दोनों ही बच्चों के लिए ये वन शॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो इसी सिलसिले में अभी तक हमने ऑलरेडी 3 चैप्टर्स कर लिया। आई होप आप लोगों ने वन शॉट्स देख लिए हैं, दैट इज सॉलिड स्टेट सॉल्यूशंस एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और अब हम कर रहे हैं आपका 4th चैप्टर, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। तो बहुत ही जल्दी फिजिकल केमिस्ट्री हमारी समाप्त होने वाली है एंड आई होप कि आप लोग इसको बहुत ही सिंसियरली फॉलो ऑन कर रहे हैं बच्चों, राइट। चलिए तो शुरू करते हैं यहाँ पे हम इस चैप्टर को, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। बिना टाइम वेस्ट करे हुए सभी बच्चे एक बार सेशन को कर देंगे लाइक और शेयर, और क्या करना है सेशन के एंड में मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन में योर येलो हार्ट्स, राइट। चलिए तो शुरू करते हैं बच्चों बिना टाइम वेस्ट करे। और याद रखना कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हर एक बच्चे के लिए, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बीच में से देख लिया, एंड से देख लिया, स्टार्टिंग से देख लिया, ऐसे नहीं करना है। छोटी वीडियो है, क्रिस्प वीडियो है, मतलब हर बच्चे को ये देख के ही जानी है अगर वो सीयूडी का पेपर या किसी भी एग्जाम को लिखने जा रहा है, राइट। चलिए तो शुरू करते हैं, बात करते हैं इस चैप्टर की, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। मेरा तो यार फेवरेट चैप्टर है, आपका फेवरेट है या नहीं जरा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर ये आपका है। बात करते हैं व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स, शुरू करते हैं चैप्टर को। तो नाम ही जानना पहले तो बेहद जरूरी है, हम यही जान ले यार है क्या ये बात। तो केमिकल, आई नो एवरीवन नोज कि भाई केमिकल का मतलब क्या है। हम बात कर रहे हैं कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन से और काइनेटिक्स की बात करें तो उसको फिजिक्स में बोला जाता है मूवमेंट। और अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो मैं यहाँ पे काइनेटिक्स से रिलेट कर रही हूँ चीज आपकी, दैट इज स्पीड, राइट। या फिर हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं दैट इज रेट। सो बेसिकली किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट क्या है, उसकी स्पीड क्या है, क्या वो तेज रिएक्शन है, क्या वो स्लो रिएक्शन है, कितनी देर में हो रहा है, किस किस फैक्टर की वजह से आपका केमिकल रिएक्शन स्लो हो सकता है या फास्ट हो सकता है। जितना फास्ट होगा उतना मेरे लिए अच्छा रिएक्शन है, राइट। तो किन किन चीजों के ऊपर ये डिपेंडेंट है, कैसे मैं रिएक्शन को फास्ट कर सकती हूँ, कैसे मैं रिएक्शन को स्लो कर सकती हूँ, क्या क्या बातें हैं, ये सब चीजें आप इस चैप्टर में पढ़ते हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट basically your rate of reaction and along with it the factors that are affecting the rate of reaction, right। चलिए तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। ये हमारी मेजर समरी रही। तो बात आती है क्योंकि इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। तो सवाल आएगा मैम रेट ऑफ रिएक्शन है क्या, कैसे बोलोगे। स्पीड आप मैम गाड़ी की तो निकाल देते हो, पर रिएक्शन की स्पीड कैसे निकालोगे। सिंपल सी बात है, गाड़ी में हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। और अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो रिएक्शन में मैं रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रही हूं, सिंपल सी बात है। तो जिस स्पीड से मेरा रिएक्टेंट गायब हो रहा है या फिर जिस स्पीड से मेरा प्रोडक्ट बन रहा है, दोनों ही कैटेगरी में, दोनों ही स्पीड को रिएक्शन का रेट बोला जा सकता है। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन रही। बात करते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन बोलता है द स्पीड ऑफ रिएक्शन और द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्या हो रहा है भाई, मात्रा कम हो रही है तो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है किसमें, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, या तो रिएक्टेंट मैम कम हो रहा है या तो मैम प्रोडक्ट बन रहा है। तो दोनों की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। अपॉन में कितने टाइम में हो रही है, दैट इज चेंज इन टाइम। इसी को क्या बोल देते हैं बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन बोल देते हैं। इसी को क्या बोल देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बोल देता है। बहुत सिंपल सी बात है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। जब रिवीजन कर रहे हैं तो दिमाग में बातें एकदम छप जानी चाहिए। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ही वन शॉट डिजाइन करा गया है आप सभी लोगों के लिए, राइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये सिंपल सी बात है, आई थिंक हम सभी लोगों को क्लियर है ना। क्लियर है तो जल्दी से सेशन को लाइक कर दो एक बार, सारी जनता एक बार प्यार दिखाना बनता है इन द चैट सेक्शन। आओ आगे बढ़ते हैं। अब मैंने ये समझ लिया रेट ये है, ठीक है। एक टर्म आती है यार रिएक्शन, जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, क्योंकि एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पड़ेगी, तो एनसीईआरटी जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे रिएक्शन के रेट को 2 तरीके से लिखा जाता है। एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे समझना है इसको, जब हम एक गाड़ी चला रहे हैं तो मेरी गाड़ी की एवरेज स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, राइट। फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब ये है कि 1 घंटे में मेरी गाड़ी की जो एवरेज स्पीड है, टोटल एवरेज स्पीड है, वो कितनी है, 20 किलोमीटर। लेकिन ऐसा होगा कि एक पॉइंट पे ये स्पीड 25 भी होगी,
होगी, एक पॉइंट पे स्पीड 23 भी होगी, एक पॉइंट पे स्पीड 22 भी होगी, एक पॉइंट पे स्पीड 20 भी होगी। तो एक पॉइंट पे क्या स्पीड है, दैट इज योर इंस्टेंटेनियस स्पीड बेसिकली। तो यहाँ पे रिएक्शन की भी अगर मैं बात करूं, ओवरऑल टाइम ड्यूरेशन में मेरी जो रिएक्शन की स्पीड है दैट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन एक पॉइंट पे एक सर्टेन 20 सेकंड के बाद रिएक्शन की क्या स्पीड है, 25 सेकंड के बाद रिएक्शन की क्या स्पीड है, एक सर्टेन इंस्टेंट पे रिएक्शन की स्पीड क्या है, उसको हम बच्चों क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, राइट। सो जैसे कि आप देख सकते हो, जब मैं बात कर रही हूँ रिएक्टेंट की, तो रिएक्टेंट देखो, ग्राफ भी देख लो, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा बनता है, कुछ ऐसा, क्योंकि रिएक्टेंट घट रहा है, रिएक्टेंट घट रहा है टाइम बढ़ने के साथ साथ। तो अगर मैं इस ग्राफ का कहीं से भी स्लोप निकाल दूं तो मुझे क्या मिलेगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन अगर मैंने एक पॉइंट, इस पॉइंट पे इसका रेट निकाला, तो इस पॉइंट पे जो रेट है वो इसका इंस्टेंटेनियस रेट है। एक कहीं भी पॉइंट पे आप अगर रेट निकाल रहे हो तो वो इसका इंस्टेंटेनियस रेट है, लेकिन एवरेज रेट ओवरऑल रेट को हम बोलते हैं, राइट। सिमिलरली प्रोडक्ट की बात करूं तो प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। कभी कभी ग्राफ भी आपके पेपर में आ सकता है, तो मेक श्योर करना है ग्राफ भी हमें समझना है। तो कैसे मैम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल आपको एक इक्वेशन दी है, तो आपको रिएक्शन का रेट लिखना है, राइट। याद रखना है इसको कैसे लिखना है, रेट क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ टाइम। जब मैं प्रोडक्ट्स की और रिएक्टेंट्स दोनों की बात कर रही हूं, तो आप सभी लोगों को पता है कि रिएक्टेंट्स में जो चेंज इन कंसंट्रेशन है क्या है, वो एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि भाई पहले मेरे पास फॉर एग्जांपल 10 मोल थे, अब मेरे पास 8 मोल है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो हमेशा आंसर नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि भाई बाद में तो कम ही बच रहा है ना, तो बाद में कम ही बच रहा है, तो रिएक्शन के कंसंट्रेशन का जो चेंज है वो हमेशा नेगेटिव ही आएगा। लेकिन जो रेट है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो जब मैं रिएक्टेंट के टर्म्स में रेट को लिख रही हूं तो वो होगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम, लेकिन आगे लगेगा माइनस का सिंबल, ताकि ओवरऑल रेट जो है वो आपका पॉजिटिव बन जाए, ठीक है। तो आपसे कोई पूछेगा अगर एमसीक्यू में, ये माइनस सिंबल क्या सिग्निफाई कर रहा है, ये माइनस सिंबल ये सिग्निफाई कर रहा है कि ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन आपका क्या है, पॉजिटिव है, राइट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, देखो कैसे लिखना है, रिएक्टेंट के आगे माइनस का सिंबल और जो भी आगे स्टीशियोमेट्री है वो डिनोमिनेटर में आएगी, तो 1/3 माइनस डेल ए बाई डेल टी, ठीक है, डेल ए बाई डेल टी इज इक्वल टू, सबके बराबर होगा, सबके लिए लिख सकते हो आप, -1/4 डेल बी बाई डेल टी, एंड देन यू हैव प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के लिए तो पॉजिटिव ही लिखना है, डेल सी बाई डेल टी, और दूसरा क्या है 1/2 डेल डी बाय डेल टी, ठीक है। तो ये आपकी क्या रहेगी, ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन। ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन अगर आपको इस इक्वेशन के लिए लिखना है तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, यहां पर इंडिविजुअली ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है, और ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है। यहाँ पे सभी इंडिविजुअली रेट ऑफ रिएक्शंस होंगे, आप किसी भी एक को निकालोगे वैल्यू सेम ही आएगी और सभी रेट ऑफ रिएक्शन को बता रहे होंगे। लेकिन वहीं पर अगर सवाल पूछ ले रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, क्या हो रहा है मैम, ये क्या हो रहे हैं, डिसअपीयर हो रहे हैं, ठीक है, क्या हो रहे हैं मैम, ये डिसअपीयर हो रहे हैं, और मैम ये क्या हो रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं। तो अगर कोई रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए पूछ ले, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी पूछ ले, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी पूछ ले, या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी पूछ ले, तो याद रखना जब इसका रेट निकालोगे तो हमेशा इसे विदाउट स्टीशियोमेट्री लेना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट की बात करूं तो वो केवल और केवल ए के लिए क्या होगा, डेल ए बाई डेल टी, ठीक है भाई, वो क्या होगा, केवल और केवल डेल बी बाई डेल टी, माइनस का सिंबल। लेकिन 1/3 और 1/4 को मैं यहां पे काउंट नहीं करूंगी। वहीं अगर रेट ऑफ अपीयरेंस पूछ ले, वो क्या होगा, डेल सी बाई डेल टी या फिर डेल डी बाई डेल टी। मतलब याद रखना जब भी स्टीशियोमेट्रीज में आपको इसकी वैल्यू दे देगा, फॉर एग्जांपल 3 मोल पर बेसिकली 3 मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। अगर आपको इसका रेट दे दिया है तो पूछा रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो आप इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा। लेकिन ये इंडिविजुअल आपका केवल रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस रहेगा। इसके ऊपर सवाल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे हमारे प्रैक्टिस सेशंस में, और पर ये कंसेप्ट हमें आना चाहिए क्योंकि यहाँ से लास्ट ईयर आपका सवाल आया था। तो आपको कोई भी इक्वेशन देगा उसको आपको रेट एक्सप्रेशन में लिखना आना चाहिए,
चाहिए, साथ ही में ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट क्या है और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स क्या है। ऑलराइट, सो ये सिंपल सी हमारी यहाँ पर बात रहेगी। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो आपको कोई भी दे दे, आप लोगों को लिखना आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बोलूं फॉर एग्जाम्पल रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ D is 4, मैं यूनिट नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मुझे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं पता है। सो व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन पूछेगा, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, चैट सेक्शन में बताओ क्या होगा। देखो रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू डी क्या होगा, 1/2 डेल डी बाई डेल टी, और उसने डेल डी बाई डेल टी यानी कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी दिया है 4, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 4, तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन कितना आ जाएगा, जो भी यूनिट होगा उसके साथ 2। राइट, ऐसे सवाल आपके पेपर में आपको देखने को मिल रहे होंगे। राइट, बहुत बेसिक है। ठीक है, बहुत बेसिक है। चलिए, तो इसी के साथ शुरू करते हैं इस चैप्टर की मेन कहानी, जहां पे हम बात करेंगे कौन कौन से फैक्टर्स है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। राइट, रेट ऑफ रिएक्शन किनकी वजह से बढ़ता है या घटता है। मेन ये 4 फैक्टर्स है, हालांकि और भी फैक्टर्स हमारे पास होते हैं, बट मेन ये 4 फैक्टर्स है। सबसे पहला कंसंट्रेशन, पर याद रखना केवल और केवल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के ऊपर ये आपका डिपेंडेंट रहेगा। टेम्परेचर, कैटलिस्ट और एक्टिवेशन एनर्जी, इनको एक एक करके एक बार पढ़ लेंगे और समझ लेंगे कि कैसे ये चारों आपके रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर रहे होंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बच्चों किससे, दैट इज कंसंट्रेशन। आइए, अगर मैं कंसंट्रेशन की बात करूं तो कंसंट्रेशन की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन पे कैसे असर होता है ये कौन बताता है, ये बताती है रेट लॉ। बहुत सिंपल है रेट लॉ। रेट लॉ अगर मुझे लिखनी है किसी भी रिएक्शन के लिए तो रेट लॉ बोलती है कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है, ए रेज टू द पावर समथिंग एक्स एंड बी रेज टू द पावर समथिंग वाई। राइट, अब यहां पे आप बोलो मैम x की जगह 3 लिख दो और b की जगह 4 लिख दो, तो ऐसा नहीं कर सकते हो। ये x और y स्टीशियोमेट्री के बराबर नहीं होते हैं, हो सकते हैं कोइंसिडेंटली, बट एक्चुअल में ये वैल्यू सेम नहीं होती है। इसको हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। तो यहां से जब ये सिंबल हटता है तो वैल्यू आती है रेट इज इक्वल टू k ax by, और यही आपका क्या होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज योर रेट लॉ, जहां पर हमें क्या मिलता है k विच इज योर रेट कांस्टेंट। सो रेट बेसिकली, रेट आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की, और इसकी कुछ भी पावर x और y। अब ये x और y क्या है, ये आपके रिएक्शन का ऑर्डर है, और ऑर्डर क्या है वो हम समझेंगे, लेकिन एक बात समझ लेना कि ऑर्डर हमेशा एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगी। आपको एक्सपेरिमेंटली करके देखना पड़ेगा कि अगर आपने रिएक्टेंट को डबल किया तो रेट पे क्या असर हुआ, ट्रिपल किया तो रेट पे क्या असर हुआ, उसके बेसिस पे आप x की वैल्यू निकालोगे कि ऑर्डर आपका रिएक्शन का क्या हो रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो रेट लॉ का एक बार डेफिनेशन देख लो। रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन इन विच रिएक्शन रेट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड ईच टर्म इज रेज्ड टू सम पावर व्हिच मे और मे नॉट बी इक्वल टू द स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज। ठीक है, सिंपल सी बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी रिएक्टेंट के, और उसकी पावर में कुछ x और y है जो स्टीशियोमेट्री के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये x और y क्या है, आइए, तो ये x और y क्या है, ये x और y को हम बोलते हैं क्या, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर क्या है, द सम ऑफ पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। यानी कि अगर मैंने रेट एक्सप्रेशन लिखा दैट वाज k a की पावर x और b की पावर y, तो यहां से ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर होगा मैम x प्लस y। दिस इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो ऑर्डर क्या है, जो आई थिंक ये बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, मतलब आप लोगों ने अभी तक इतना पढ़ा हुआ है कि आपको पता है कि ये ऑर्डर होता है, बट ऑर्डर के बारे में कुछ कुछ बातें याद रखना। देखो, जैसे अगर मैं बात करूं, रेट आपका क्या है k, और ऑर्डर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 है। ठीक है, क्या है, 1 है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने a की वैल्यू डबल कर दी, इसकी पावर में 1 है, तो रेट क्या हो जाएगा, 2k, यहां पे a ही आएगा। ठीक है, दैट मीन्स मेरा रेट क्या हो जाएगा, ये ओरिजिनल रेट था तो 2 टाइम्स ऑफ रेट हो जाएगा आपका न्यू रेट। सो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि अगर तुमने a की पावर को डबल कर दिया तो तुम्हारा रेट भी क्या हो गया है, डबल हो गया। किसने बताया, ऑर्डर ने बताया। तो ऑर्डर सिग्निफिकेंटली क्या बताता है कि हाउ सेंसिटिव योर rate of reaction is towards the concentration change
ऑफ द रिएक्टेंट, कि अगर मैंने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज किया तो मेरा रेट कैसे अफेक्ट हो रहा है, ये कौन बताता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताता है। कौन बताता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताता है। बट याद रखना केवल रेट अफेक्ट होगा, रेट कांस्टेंट अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि रेट कांस्टेंट केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, राइट। सो यहां से आपको ये बात पता चली कि ऑर्डर बेटा क्या है। ऑर्डर याद रखना एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इसको आप देख के नहीं बता सकते हो कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। इसको हम एक्सपेरिमेंटली, रिएक्शन को मैं 2-3 बार करूंगी अलग अलग कंसंट्रेशन पर, तब जाके मुझे पता चलेगा रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। साथ ही में अगर इसकी वैल्यू की बात करूं तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, कोई भी इंटीजर हो सकती है। इसकी वैल्यू कोई भी फ्रैक्शन भी हो सकती है, ठीक है, फ्रैक्शन में भी आपका ऑर्डर आ सकता है। लेकिन इसकी वैल्यू याद रखना कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। याद रखना इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। अब बात आएगी यहां पर कुछ ऐसे टाइप ऑफ रिएक्शंस के लिए कि ऑर्डर हम निकालेंगे कैसे। इस चैप्टर में हमें 2 टाइप के रिएक्शंस पढ़ाए जाते हैं। उससे पहले एक बार देख लीजिए कि अगर आपको ऑर्डर बताना है रेट कांस्टेंट से, देखो ठीक है, रेट कांस्टेंट से, देखो रेट कांस्टेंट क्या है? रेट इज इक्वल्स टू के इनटू कंसंट्रेशन, ठीक है। तो के की आपको सर्टेन यूनिट मिलेगी, राइट। फॉर एग्जांपल अगर हालांकि इसको हम लास्ट, मतलब इसको हम 0 और फर्स्ट ऑर्डर के बाद करेंगे ताकि हम आपको यूनिट बता दें, ठीक है। 0 और फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट बताने के बाद मैं आपको ये बताऊंगी ताकि आपको ये बेटर समझ में आए, ठीक है। इट वाज अ ट्रिक जो कि हम अगले 5 मिनट में समझेंगे, ठीक है। आइए उससे पहले समझते हैं रिएक्शंस 2 टाइप के हैं। रिएक्शंस 2 टाइप के हैं, दैट इज एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। व्हाट इज एलिमेंट्री एंड व्हाट इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन? सिंपल सी बात है, एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन है जो सिंगल स्टेप में हो जाएगी, एक स्टेप में हो जाएगी। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है? जो कि मोर देन 1 स्टेप में होगी, मोर देन 1 स्टेप में होगी, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है मैम? एक 1 स्टेप में हो रही है और एक से ज्यादा स्टेप में हो रही है। इसका रीजन है इसके रिएक्टेंट्स। एलिमेंट्री रिएक्शन के रिएक्टेंट्स लेस देन और इक्वल टू 3 होंगे। हालांकि 3 वाला तो बहुत ही रेयर होगा, बट 1, 2 तक हो जाएगा, 3 तक भी हो ही जाएगा, बट बहुत डिफिकल्टी के साथ होगा, लेकिन एक स्टेप में होगा और ये एलिमेंट्री रिएक्शन होगा। जब मेरे रिएक्टेंट्स मोर देन 3 हो जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 6 रिएक्टेंट्स है, अब मेरे को 6 रिएक्टेंट्स को, अब रिएक्शन कब होता है? जब कोलिजन्स होते हैं। अब मेरे को 6 मॉलिक्यूल्स को एक सर्टेन पोजीशन में कोलाइड करवाना है एक ही स्टेप में, और मुझे अपने प्रोडक्ट्स बनाने हैं एक ही स्टेप में। इसकी प्रोबेबिलिटी काफी कम हो जाती है क्योंकि नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स बढ़ गए हैं, प्रोबेबिलिटीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाता है। तो बिकॉज नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स बढ़ रहे हैं तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है कि एक स्टेप में रिएक्शन हो, एक स्टेप में परफेक्ट कोलिजन हो, उसकी प्रोबेबिलिटी आपकी घट जाती है। इसीलिए रिएक्शन आपका क्या होता है? मल्टीपल स्टेप्स में होगा, राइट। फॉर एग्जांपल A प्लस बी गिविंग C हो रहा है और C प्लस D गिविंग E हो रहा है, तो 2 स्टेप में आपको यहां पर E मिला। यहां पर याद रखना है इन दोनों में से एक स्टेप स्लो होगा, जो आपको देकर वो क्वेश्चन में बता के रखेगा। तो याद रखना कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो स्लो स्टेप होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। यही स्टेप रिएक्शन का रेट बताता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में RDS भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? RDS भी बोल देते हैं, दैट इज द स्लोएस्ट स्टेप। ये आपको क्वेश्चन में देगा कि ये स्लो स्टेप है। ऑलराइट, क्लियर है? सो यहां तक अगर आप लोग को बात क्लियर है तो अब हम बात करते हैं ऑर्डर और मॉलिक्युलैरिटी की। ऑर्डर और मॉलिक्युलैरिटी जो मैंने आपको बताया, इस रिएक्शन का तो ऑर्डर आप निकाल ही लोगे आराम से, ठीक है। वो आपको मतलब एक्सपेरिमेंटली वैल्यू देगा, उसके रेट लॉ से वहां से आप निकाल लेंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करूं ऑर्डर की, तो इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो जो स्लोएस्ट स्टेप का ऑर्डर रहेगा, जो स्लोएस्ट स्टेप का ऑर्डर रहेगा वही आपके ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर बन जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर वही बन जाएगा। अब बात करें मॉलिक्युलैरिटी की, तो इसकी मॉलिक्युलैरिटी आप लोग निकाल लेंगे। मॉलिक्युलैरिटी क्या होती है भी आगे पढ़ेंगे। मॉलिक्युलैरिटी इज नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, तो मॉलिक्युलैरिटी नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की, तो इसकी मॉलिक्युलैरिटी आप लोग नहीं निकाल सकते हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों नहीं डिटरमाइन कर सकते? क्योंकि एक स्टेप में रिएक्शन ही नहीं हो रहा है। तुमको क्या पता कि रिएक्शन में ओवरऑल कितने रिएक्टिंग स्पीशीज, रिएक्टेंट्स की बात करता है मॉलिक्युलैरिटी, लेकिन जब ये स्टेप में मल्टीपल में हो रहा है तो इस रिएक्शन का हम लोग मॉलिक्युलैरिटी निकाल नहीं सकते हैं। तो व्हाट इज मॉलिक्युलैरिटी? द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन व्हिच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली
साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्युलरिटी। कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स कितने हैं मेरे केमिकल रिएक्शन में जिनको एक साथ टकराने के बाद मेरा केमिकल रिएक्शन होगा, वो क्या होगी, मॉलिक्युलरिटी होगी। याद रखना, अब ये तो रीडिंग बिहाइंड द लाइंस है, तुमको कैसे पता चलेगा मॉलिक्युलरिटी क्या होगी। देखो, क्या मॉलिक्युलरिटी 5 होगी? नहीं होगी, क्योंकि 5 तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बन जाएगा और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी निकाल नहीं सकते, राइट। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं, मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर में डिफरेंशिएशन आ सकता है। अगर ऑर्डर की बात करो 0, 1, 1/2, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर इसकी बात करो, देखो इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, फ्रैक्शन भी नहीं हो सकती है और नेगेटिव भी नहीं हो सकती है। 0 हो गई तो मतलब रिएक्टेंस ही नहीं है, रिएक्टेंस ही नहीं है तो रिएक्शन ही नहीं होगा। तो इसकी वैल्यू जनरली आप 1, 2 या मैक्सिमम 3 तक देख सकते हैं, इससे ज्यादा वैल्यू आपको देखने को नहीं मिलेगी फॉर द मॉलिक्युलरिटी, ठीक है। एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर आप लोग आराम से निकाल ही देंगे, ठीक है। एलिमेंट्री रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? रिएक्टेंट्स के बराबर रहेगी। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर कहां से निकालेंगे? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से निकालेंगे। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी कैन नॉट बी फाइंड, ठीक है। ये आपके लिए स्टेटमेंट बेस्ड सवाल यहां से बन सकता है, राइट। यू कैन हैव अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, राइट। आपको ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी के डिफरेंशिएशन एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। आई थिंक अभी तक क्लियर है। सबसे इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वाली बात। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर निकाल सकते हो, मॉलिक्युलरिटी नहीं निकाल सकते हो। इस चीज को दिमाग में एकदम फीड कर लेना, ठीक है। ये बात हो जाती है तो शुरू करते हैं अपना मेन सेक्शन जहां से आपके सवाल आएंगे, दैट इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन में इंटीग्रेटेड रेट लॉस, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जल्दी से एक बार इक्वेशन देख लेते हैं। आपको डेरिवेशन नहीं सीखनी है, मतलब समझ लो, बट आपको फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। सो आई थिंक एवरीवन नोज, अगर रिएक्शन ए गिविंग बी है तो रेट बराबर क्या हो जाएगा? -dA/dt। रिएक्टेंट है, माइनस का सिंबल है, और रेट लॉ के हिसाब से क्या होगा? K। ऑर्डर क्या होगा? 0 है तो A की पावर 0, और किसी की भी पावर 0 है, दैट मीन्स वो वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। तो -dA इज इक्वल्स टू K/dt। dt को उधर ले गई, A0 तो गायब हो गया, और ये माइनस का सिंबल मैंने इधर रख दिया। अब दोनों को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं लिमिट लगा के, A0 से A नॉट इनिशियल वैल्यू, इनिशियल कंसंट्रेशन, A इज फाइनल कंसंट्रेशन। टाइम पहले 0 था और T तक चला गया। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? A आएगा, दैट इज A0 से A तक, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा? माइनस के बाहर आ जाएगा, T आ जाएगा 0 से T तक, ठीक है। क्लियर है? मैंने डायरेक्टली पुट कर दिया ताकि आप लोग फॉर्मूला बस निकाल लें। दैट इज गोइंग टू बी A माइनस A0 इज इक्वल्स टू -KT। ऑलराइट, सो यहां से A बराबर क्या आ जाएगा? A बराबर क्या आ जाएगा? दैट इज गोइंग टू बी A0 माइनस KT। आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर जीरो ऑर्डर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। A इज इक्वल्स टू A0 माइनस KT। जहां पर A मेरा क्या है? दैट इज फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T. This is initial concentration of reactant. This is rate constant. And this is time T. ठीक है, आपको बेसिक एक न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है इस चैप्टर से, और इस फॉर्मूले से आपको बस वैल्यू पुट करनी है। A0, K और T की इनमें से कोई एक आपको मिसिंग होगा, बाकी सबकी वैल्यू दी गई होगी। नॉर्मल बेसिक कैलकुलेशंस, ठीक है। आइए अब यहां से एक और सवाल आता है, वो है ग्राफ से। किससे आता है? ग्राफ से। तो आपको मिल गया है A इज इक्वल्स टू A0 माइनस KT, ठीक है। अगर मुझे इसका ग्राफ बच्चों बनाना पड़े तो ग्राफ देखिए, अगर मुझे ग्राफ बनाना पड़े, चलिए बना लेते हैं एक बार ग्राफ, ठीक है। अगर मुझे ग्राफ बनाना पड़े तो अगर मैं इसको कंपेयर कर दूं, दैट इज स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से, y इज इक्वल्स टू c प्लस mx से, तो मेरे पास y एक्सिस पे क्या है? A की कंसंट्रेशन फाइनल वाली। x एक्सिस पे क्या है मेरे पास? टाइम, ठीक है। मेरा इंटरसेप्ट क्या आ रहा है? A0 दैट इज योर इनिशियल कंसंट्रेशन, और बेटा स्लोप क्या है? -K। और अगर स्लोप मेरा नेगेटिव आ चुका है, अगर मेरा स्लोप नेगेटिव आ चुका है तो मेरी लाइन कैसे बनेगी? ऐसे स्लैंटिंग लाइन मेरी बन जाएगी, ठीक है। अगर ये लाइन मेरी स्लैंटिंग बन गई है तो आप सभी लोग को ये भी पता है कि y एक्सिस पे मैंने A लिया है और x एक्सिस पे मैंने टाइम लिया है। यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है वो A0 की वैल्यू दे रहा है, और इस इक्वेशन का जो स्लोप है वो क्या है? -K है। आपके पेपर में डायरेक्टली सवाल आ जाएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का स्लोप बता दीजिए। याद नहीं
नहीं करना है, समझना है। ये इक्वेशन को जब कंपेयर करोगे तो आपको स्लोप यहाँ से मिल जाएगा। क्लियर है भाई? कोई डिफिकल्टी, आई डोंट थिंक कोई भी डिफिकल्टी है, इसीलिए मैं एक बार बस आपके सामने पूरा चैप्टर रख दे रही हूँ ताकि आप लोग को एकदम कॉन्फिडेंस आ जाए इस चैप्टर के अंदर। ऑलराइट, बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत ही बेसिक। ऑलराइट, आइए न्यूमेरिकल्स और इसके ऊपर सवाल हम लोग करेंगे हमारे लाइव सेशंस में। राइट, जो हमारा हो रहा है अभी के लिए, दैट इज योर केमिस्ट्री एक्सप्रेस। ठीक है भाई, चलिए आइए। अच्छा, अब बात आती है हाफ लाइफ की। व्हाट इज हाफ लाइफ? हाफ लाइफ वो टाइम है जब मेरा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो A0 था वो आधा हो गया है, जब मेरा फाइनल कंसंट्रेशन आधा हो गया है जो मैंने लिया था। यानी कि अगर मैंने A0 लिया था, कितना A0, मैंने A0 ही लिया, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो मेरा फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगा? A0/2। उस टाइम को क्या बोलेंगे? T हाफ। ठीक बात। फॉर्मूला लिखेंगे A इज इक्वल्स टू A0 माइनस KT, और यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे A की जगह A0/2 A0 माइनस KT। तो यहाँ से KT बराबर क्या आ जाएगा? A0 माइनस A0/2। तो यहाँ से KT बराबर क्या आ जाएगा? A0/2। तो यहाँ से T क्या था? T हाफ ही था, तो T हाफ क्या आ जाएगा? A0/2 के क्या आ जाएगा? A0/2 के। दिस इज द फॉर्मूला फॉर हाफ लाइफ ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहां से कंक्लूजन्स क्या क्या आ जाते हैं मैम? कंक्लूजन्स यहां से क्या क्या आ जाते हैं? कंक्लूजन्स मैम यहां से आ जाते हैं क्या, कि मैम मेरा A0 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाफ लाइफ के। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो हाफ लाइफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी आपकी रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर। अगर इसका ग्राफ कोई पूछ ले, अगर ग्राफ कोई पूछ ले, दैट इज T हाफ वर्सेस A0 का कोई भी ग्राफ पूछ ले, तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ होगा तो पासिंग थ्रू द ओरिजिन हो जाएगा। आप सभी लोगों को ये ग्राफ पता है, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो पासिंग थ्रू द ओरिजिन होगा। मैथ्स की कुछ कुछ बातें हमें याद रखनी है स्पेसिफिकली ग्राफ्स के लिए जब हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। एक तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ पता होना चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ पता होना चाहिए, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ पता होना चाहिए। ये तीन ग्राफ हैं जो हमें बार बार इस्तेमाल करने पड़ेंगे इन फिजिकल केमिस्ट्री। ऑलराइट, दिस इज ऑल्सो क्लियर। आइए इसके बाद अगर यूनिट की बात करें तो रेट बराबर क्या होता है? K A की पावर 0, A की पावर 0 कट गया है, तो रेट बराबर क्या हो गया है? K के। ठीक है भाई, इस रिएक्शन में पूछा जाएगा फॉर विच रिएक्शन, फिर फॉर विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, द आंसर इज गोइंग टू बी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पे रेट की यूनिट क्या है? कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल लीटर इनवर्स अपॉन टाइम। तो यहां से इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। यानी कि इसको क्या बोल सकते हो? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, या फिर मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स आपकी रेट कांस्टेंट की यूनिट रहेगी फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो एक बार जरा लिख लेते हैं क्या क्या बातें आपने सीखी इसके बारे में। आपने सीखा, पहली आपने इक्वेशन सीखी, दैट इज A इज इक्वल्स टू A0 माइनस KT होता है। दूसरा आपने हाफ लाइफ सीखा, T हाफ बराबर A0/2 के होता है जीरो ऑर्डर के लिए। तीसरा आपने क्या सीखा? रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। यहाँ से आपने ग्राफ बनाया था, दैट इज A वर्सेस टाइम के बीच में ऐसा, और यहाँ से आपने ग्राफ बनाया था A0 वर्सेस T हाफ के बीच में, दैट वाज ऐसा। ये आपकी पूरी समरी रहेगी फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। किसके लिए? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। सिंपल कहानी, कुछ भी दिक्कत नहीं है, ऐसे ही फर्स्ट ऑर्डर निकाल देंगे। आइए फर्स्ट ऑर्डर की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो रिएक्शन वही है, A गिविंग B। लिखेंगे रेट बराबर क्या होगा? माइनस DA/dt, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो क्या हो जाएगा? K A की पावर 1। ठीक है भाई, ठीक है। तो यहां से अगर मैं A को इधर ले आऊं तो क्या हो जाएगा? DA/A नीचे आ जाएगा, और मैंने KDT उधर ले लिया और माइनस का सिंबल भी उधर ही ले लिया। अब फिर से इंटीग्रेट कर देती हूँ, लिमिट लगा के A0 से A और 0 से T। 1/A का इंटीग्रेशन बेटा क्या होता है? ln_A, दैट इज नेचुरल लॉग A लिमिट्स A0 से A तक इज इक्वल्स टू, यहाँ से अगेन माइनस KT ही निकल कर आएगा क्योंकि T आपका 0 और T तक लिमिट्स लगेंगी। तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी? दैट इज गोइंग टू बी ln_A माइनस ln_A0 इज इक्वल्स टू KT। ये इक्वेशन भी डायरेक्टली आप पेपर में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली पेपर में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं फर्स्ट ऑर्डर के, बट आप एक याद रख लो, उससे आप सारे निकाल लोगे। मैं एक बार ln वाला सॉल्व कर लेती हूँ। ln/A/A0, ln_A माइनस B इज ln_A/B, दैट इज KT। ठीक है, तो यहां से A/A0 क्या हो जाएगा? E की पावर
KT। अच्छा, माइनस का सिंबल e की पावर माइनस KT, ये आपको NCERT में इक्वेशन देता है, ठीक है, ये आपको NCERT में इक्वेशन देता है। देखो यहाँ से आपको ये बात याद रखनी है कि ln A माइनस ln B इज इक्वल्स टू ln A अपॉन B, ठीक है, ये लॉग की प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, इफ ln A इज इक्वल्स टू B, क्योंकि ln के बेस में E होता है तो A बराबर क्या होता है, e की पावर B। दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी यू हैव टू रिमेंबर फॉर नेचुरल लॉग। क्लियर है, फॉर नेचुरल लॉग। यहाँ से अगर मैं लॉग की बात करूँ तो लॉग सेम रहेगा, लॉग A माइनस लॉग B इज इक्वल्स टू लॉग A अपॉन B। लेकिन अगर log A इज इक्वल्स टू B है तो log के बेस में 10 होता है तो A बराबर क्या होगा, 10 की पावर B, ठीक है। तो log के केस में 10 की पावर जाएगा और ln के केस में e की पावर जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है, क्लियर है। आइए, तो यहाँ से आपने इक्वेशन निकाल लिया, मैं आपको सिंप्लीफाई करने की तरीका दिखा देती हूँ, ठीक है। आपने सिखाया ln A अपॉन A नॉट इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस KT। या तो आप केवल यही इक्वेशन याद रख लो, इससे आप सारी क्वेश्चन बना लोगे, या फिर आप जो मैं करती हूँ वो, क्योंकि इसमें हम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते तो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जो इक्वेशन याद रखते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। नॉर्मल पहले इसको लिख लो, ln A माइनस ln A नॉट इज इक्वल्स टू माइनस KT, ठीक है। यहाँ से अगर मुझे इसे लॉग में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो लॉग में कन्वर्ट करने के लिए जब लॉग लिख रहे हो, इसको लॉग लिख रहे हो तो याद रखना यहाँ पे KT के अपॉन में 2.303 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये माइनस का सिंबल हटाना चाहती हूँ तो मैं इसको रिवर्स कर देती हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ log A अपॉन A नॉट इज इक्वल्स टू माइनस KT अपॉन 2.303, प्रॉपर्टी आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, मैं ऊपर वाला नीचे ले आऊं और नीचे वाला ऊपर ले आऊं, log A नॉट अपॉन A कर दूं तो ये सिंबल हट जाएगा, दैट इज KT अपॉन 2.303। मैं आपको बोलूंगी आप ये वाला फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि इस फॉर्मूले से आप सारे न्यूमेरिकल्स लगा सकते हो, क्योंकि एक तो लॉग में है, सॉल्व करना आसान है, आपको कोई नेगेटिव साइन याद नहीं करना है। तो याद रखना कि इनिशियल अपॉन फाइनल करोगे तो KT अपॉन 2.303 आ जाएगा, ठीक है। अब ये इक्वेशन आपके सामने, अब या तो आप ln में भी कर सकते हो, आप लॉग में भी कर सकते हो, बट मैं ये वाली इक्वेशन याद करती हूँ ताकि इससे हम लोग सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सके, ठीक है। अब यहाँ से आपको सवाल आएगा, यार ग्राफ बना दो, ठीक है, सवाल आएगा ग्राफ बना दो, ठीक है। मैं ग्राफ आपको दे देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपने देखा log A नॉट अपॉन A इज इक्वल्स टू KT। देखो लिखना भी आसान है ये, क्योंकि इसमें कोई माइनस माइनस का सिंबल है नहीं, ठीक है, माइनस माइनस का सिंबल यहाँ पर है नहीं, ठीक है। चलिए, तो मैं ग्राफ बनाने शुरू करती हूँ। पहले तो लिख देते हैं log A नॉट माइनस log A इज इक्वल्स टू KT, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, log A नॉट इज इक्वल्स टू log A प्लस KT, ठीक है। और इसको ln में लिखना है। अच्छा, मैंने k के नीचे 2.303 नहीं लगाया, ये भूलना मत गलती से भी, ठीक है। यहाँ पे 2.303 भी लगेगा और यहाँ पर भी 2.303 लगेगा, ठीक है, क्लियर है। वहीं अगर इसे ln में लिखना है तो सिंपल है, बस 2.303 को गायब कर देना है प्लस KT, ठीक है। अच्छा, अगर मेरे को यहाँ पे ln A के टर्म्स में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पर अगर मुझे ln A के टर्म्स में लिखना है तो ln A बराबर क्या हो जाएगा, ln A को मैं उधर ले जाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा, पहले लॉग का लिख देते हैं क्योंकि आपको लॉग लिखा हुआ है वहां पे, तो दैट इज गोइंग टू बी, देखो इस इक्वेशन से बना रहे हैं हम लोग सब कुछ, ठीक है। इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन में मैंने A नॉट को इधर रखा, बाकी सब उधर ले गई, क्योंकि जब आपको ग्राफ पूछा जाएगा तो आपको ग्राफ पूछा जाएगा पहले, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन log A नॉट वर्सेस T। क्या पूछा जाएगा, log A नॉट वर्सेस T। तो A नॉट को उधर रख लिया, बाकी सब उधर रख दिया। इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल्स टू C प्लस mx, ठीक है। तो यहाँ पे m क्या है, पॉजिटिव है, तो जब हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, तो y एक्सिस पे log A नॉट है, x एक्सिस पे T है, तो स्लोप देखो पॉजिटिव है, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। और m की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, k अपॉन 2.303, क्या आएगा, k अपॉन 2.303। वहीं अगर ग्राफ ये सेम पूछ ले, ग्राफ बिटवीन ln A नॉट वर्सेस T, अगर ln A नॉट वर्सेस T पूछ ले तो देखो नीचे वाली इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू C प्लस mx। सेम ग्राफ बनेगा या नहीं बनेगा बच्चों, क्या सेम ग्राफ बनेगा, नहीं बनेगा, दैट इज ln A नॉट वर्सेस T। देखो स्लोप क्या है, अगेन पॉजिटिव है, बट याद रखना यहाँ पे स्लोप की वैल्यू केवल k आएगी, 2.303 नहीं आएगी, ठीक है। यू विल बी गेटिंग दिस ग्राफ, आपके पेपर में आएगा ये वाला ग्राफ बनाने के लिए,
ए नॉट वर्सेस टाइम का, ठीक है। तो ए नॉट वर्सेस टाइम का स्लोप याद रखना क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर ए वर्सेस टी का ग्राफ पूछ ले, किसका पूछ ले, अगर वो ए वर्सेस टी का, राइट, हमने निकाल लिया है क्या, लॉग ए नॉट अपॉन ए इज इक्वल्स टू के टी, और हमने ये लिख लिया है लॉग ए नॉट माइनस लॉग ए इज इक्वल्स टू के टी अपॉन 2.303 अपॉन 2.303। अब मैंने ए नॉट का बना दिया, मैं ए का बना रही हूँ, तो अगर मैंने ए को एक साइड रखा तो इधर जाके क्या हो जाएगा, लॉग ए नॉट माइनस के टी अपॉन 2.303। और अगर मैंने एल एन में लिखा तो एल एन ए बराबर क्या हो जाएगा, एल एन ए नॉट माइनस के टी। ग्राफ बना दीजिए। आइए पहला ग्राफ बना देते हैं। ग्राफ अगर मुझे बनाना है, ग्राफ ऑफ L log A versus T, log A versus T, that is y is equals to C plus mx, ठीक है। आइए ग्राफ अगर हमें बनाना है तो ग्राफ क्या हो जाएगा, L G A वर्सेस T। देखो स्लोप क्या है, माइनस का सिंबल है, तो स्लोप ऐसा आएगा और m की वैल्यू यहां से क्या आएगी, माइनस k अपॉन 2.303। वही अगर ग्राफ पूछ ले एल एन ए वर्सेस टाइम का, तो ग्राफ तो सेम ही आएगा, बस फर्क क्या आएगा, अगेन ये होगा y इज इक्वल्स टू सी प्लस एम एक्स। तो यहां से ग्राफ क्या आएगा, यहां से ग्राफ मेरा क्या आएगा, दैट इज गोइंग टू बी एल एन ए वर्सेस टाइम। स्लोप अगेन नेगेटिव है देखो, लेकिन m की वैल्यू केवल माइनस के आएगी, क्या आएगी, माइनस के आएगी, ठीक है। तो ग्राफ याद रखना, जब a वर्सेस t है, a वर्सेस t है तो नेगेटिव है, जब a नॉट वर्सेस t है तो स्लोप पॉजिटिव है। सिंपल बात है, लेकिन आपको ये सब याद नहीं करना है, आप इस इक्वेशन से निकालना आपको आना चाहिए, इस इक्वेशन से आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है भाई। अच्छा कोई अगर पूछ ले ग्राफ, फॉर एग्जांपल यहां से एक और ग्राफ आ सकता है, लॉग ए नॉट अपॉन ए वर्सेस टाइम का ग्राफ बता दो। देखो लॉग ए नॉट अपॉन टी, क्या ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, क्या ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो क्या यहां से लॉग ए नॉट अपॉन ए वर्सेस टी का ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का आएगा या नहीं आएगा। तो कोई भी ग्राफ आ सकता है, पर आपको बस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आनी चाहिए और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आपको देखना है कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डायरेक्टली पासिंग थ्रू द ओरिजिन में ग्राफ बना देना है, ठीक है। तो अब याद कितना ही कर लोगे, इससे बेटर है कि आप समझ लो ग्राफ बनाना कैसे। y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स से कंपेयर कर दो और वहां से c और m की वैल्यू निकाल के ग्राफ बना दो, ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलिए तो ये कंप्लीट हो जाता है हमारा फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ, जो कि बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ पे आ जाते हैं। हाफ लाइफ अगेन मेरे को देखो ये पता चल गया है, दैट इज लॉग ए नॉट अपॉन ए इज इक्वल्स टू के टी। अब मेरा हाफ लाइफ में जो ए है वो क्या हो जाता है, ए नॉट अपॉन 2 के बराबर, और के क्या हो जाता है, टी हाफ, ठीक है। ए नॉट से ए नॉट कट गया तो क्या हो जाएगा लॉग, अच्छा यहाँ पे 2.303 मैं हमेशा भूल रही हूँ, आप मत भूलना, ठीक है, 2.303। तो ये क्या हो जाएगा, log 2 इज इक्वल्स टू के टी हाफ अपॉन 2.303। तो टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा, 2.303 इंटू log 2 अपॉन के, और इसकी बेटा वैल्यू क्या आती है, 0.693 अपॉन के। सो दिस इज द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बट मेक श्योर करो कि यहां से क्या कंक्लूजन मिला, यहां से कंक्लूजन ये मिला कि फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन की जो ए नॉट है, मतलब यहां पे अगर मैं इसका टी हाफ बोलूं, अगर मैं बोलूं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए नॉट। कहीं पे भी आपको ए नॉट नहीं दिख रहा है फॉर्मूले में, तो ए नॉट के ऊपर वो डिपेंडेंट ही नहीं रहेगी। तो जो ग्राफ बनेगा आपका ए नॉट वर्सेस टी हाफ का, वो ऐसा बनेगा, कांस्टेंट बनेगा, कोई भी असर नहीं आ रहा होगा। ये बहुत बारीकी वाली बातें हैं जो हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन हम फॉर्मूला याद कर रहे हैं तो हमें ये समझ में आना चाहिए फॉर्मूला बता क्या रहा है हमें। फॉर्मूला में ये बता रहा है कि हाफ लाइफ का कोई भी असर नहीं पड़ेगा ए नॉट की कंसंट्रेशन के ऊपर। ऑलराइट, दिस इज द फाइनल थिंग ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा यूनिट की बात कर लें तो रेट बराबर क्या होता है, दैट इज के ए की पावर 1, ठीक है, राइट, दैट इज कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ठीक है, एंड दिस इज के इनटू कंसंट्रेशन, क्योंकि ए तो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन कट गया तो के बराबर क्या आया, 1 बाय टाइम। तो अगर मैं के की बात करूं तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 बाय टाइम, दैट इज टाइम इनवर्स। इसीलिए यहाँ पे यूनिट क्या आती है फर्स्ट ऑर्डर की, सेकेंड इनवर्स या फिर मिनट इनवर्स। क्या आती है, सेकेंड इनवर्स या फिर मिनट इनवर्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
ऑल राइट, दिस इज द एंड फॉर दिस। अच्छा, एक चीज और याद रखना, यहाँ पे मैं एक बार समरी दे देती हूँ। आपने क्या क्या सीखा? आपने सीखा, मैं फॉर्मूला जो याद करवाती हूँ, A0/A इज इक्वल्स टू KT। वेरियस ग्राफ आपने बना लिए, ठीक है, ग्राफ मैं यहाँ पे रिपीट नहीं कर रही हूँ। T हाफ बराबर क्या निकाला हमने? 0.693/K, और तीसरा हमने यहाँ पर K की वैल्यू निकाली सेकेंड इनवर्स। एक चीज याद रखना जो मैंने आपको बोला कि K से आप ऑर्डर कैसे निकालोगे। K में रेट कांस्टेंट की यूनिट में क्या आता है? लीटर आता है ना, लीटर आता है। दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम क्या पढ़ते हैं? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो लीटर की पावर में जो भी बच्चों नंबर है उसमें 1 ऐड कर दो, जो भी वैल्यू आएगी वो रिएक्शन का ऑर्डर है। देखो जीरो ही तो है, जीरो ही तो है। सिमिलरली चेक कर लो फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है? सेकेंड इनवर्स। दैट मीन्स लीटर की पावर में क्या है? जीरो है, और पावर में अगर जीरो है इसमें 1 ऐड कर दोगे तो ऑर्डर क्या आएगा? 1। तो क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट है। ऐसे ही आप हायर ऑर्डर के लिए भी निकाल सकते हो। अगर आपसे पूछे कि कौन सी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर आपके सिलेबस में नहीं है, बट रेट कांस्टेंट की यूनिट पूछ सकता है, तो जिस भी लीटर की पावर में 1 होगा, लीटर की पावर में 1 होगा, उसमें आप 1 ऐड कर दोगे तो आंसर 2 मिलेगा। तो वही आपकी रेट कांस्टेंट की यूनिट निकल कर आएगी फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ऑलराइट, एक छोटा सा कंसेप्ट और आता है कि अगर रिएक्शन आपको गैसियस स्टेट में दिया है, उस केस में आपको उसका रेट एक्सप्रेशन लिखना होगा। ठीक है, तो गैस में है तो हम प्रेशर की बात करेंगे, इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर, आप ये याद रख लो। ठीक है, फॉर्मूला ये रहेगा। फॉर्मूला क्या रहेगा? K इज इक्वल्स टू 2.303/T, ठीक है, log ऑफ PI अपॉन PI माइनस PT। चेंज होगा, यहां पर क्या नंबर आएगा, यहां पे क्या नंबर आएगा, और यहां पे क्या नंबर आएगा। ठीक है, यहां पे चेंजेस आएंगे। याद रखना, यहां पर नंबर आएगा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की स्टीशियोमेट्री को माइनस करके जो भी चीज आएगी। यहां पे प्रोडक्ट में कितनी स्टीशियोमेट्री है वो आएगी, और यहां पे रिएक्टेंट में कितनी स्टीशियोमेट्री है वो आएगी। देखो फॉर द एग्जाम्पल ये है, इस रिएक्शन में प्रोडक्ट में कितने मॉलिक्यूल्स है? 2, रिएक्टेंट में कितने हैं? 1, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कितना हुआ? 1। जरा डाल दो यहाँ पे, 2 - 1 इज 1, ऊपर आएगा, प्रोडक्ट में 2 और यहाँ पे 1, यही फॉर्मूला आपका होगा। तो अगर आपको कोई भी रिएक्शन दे देगा, आपको बस यही ट्रिक फॉलो करनी है कि ऊपर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, नीचे प्रोडक्ट, उधर रिएक्टेंट। सेम आपको केवल फॉर्मूला निकालने के लिए दे देगा, तो फॉर्मूला आप इस ट्रिक से यहाँ पे सॉल्व कर सकते होंगे। एंड लास्टली यू हैव स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या बोलता है? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये बोलता है कि ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जो फर्स्ट ऑर्डर नहीं होते हैं। मतलब क्या होता है, वो हायर ऑर्डर होता है, हो सकता है सेकंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर हो, लेकिन सर्टेन फिजिकल कंडीशंस की वजह से वो फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करने लगते हैं। और स्यूडो का मतलब क्या होता है? नकली। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये नकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। राइट, सो कैसा होगा ये, क्यों होगा? देखो फॉर एग्जाम्पल दैट इज शुगर, केन शुगर होता है, इसका मैंने हाइड्रोलाइसिस कर दिया, तो मुझे फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट मिल गया A और B। ठीक है, यहां पर अगर मैंने एक चीज को क्या लिया? एक्सेस में ले लिया, समझ लो, जैसे मैंने इसका 1 मोल लिया और इसका 10 मोल लिया। रिएक्शन में जब इसका 0 मोल हो गया, यहां पे तो ये बना ही नहीं, इसमें 9 बचे और यहाँ पे 1 बना और 1 बना, लेकिन यहां पर ये खत्म हो गया तो रिएक्शन और आगे बढ़ेगा ही नहीं। रिएक्शन किस पे डिपेंडेंट है? केवल यार इस केन शुगर की कितनी मात्रा है इस पे डिपेंडेंट है, उसमें तो कुछ असर ही नहीं हुआ। तो जो रेट आपका होना चाहिए था कि ये डिपेंडेंट है आपकी केन शुगर पे और वाटर पे, लेकिन क्योंकि वाटर एक्सेस में है तो ये वाटर पे डिपेंडेंट ना होके केवल और केवल केन शुगर पे डिपेंडेंट हो जाता है, और रिएक्शन का ऑर्डर क्या आ जाता है? 1। सो बेसिकली याद रखना, जब भी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करी जाएगी, एक चीज एक्सेस में दी जाएगी, आपको पूछ लेगा फॉर एग्जाम्पल रेट इज इक्वल्स टू K A की पावर 2 B। उसने बोला अगर मैंने B को एक्सेस में ले लिया तो रेट का ऑर्डर क्या होगा, रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा बेसिकली। तो अगर मैंने एक्सेस में ले लिया तो ये कट जाएगा और ऑर्डर अब क्या बन जाएगा? केवल और केवल 2 हो जाएगा। तो जो भी चीज एक्सेस में होती है, रिएक्शन का रेट उस पर डिपेंडेंट नहीं होता है। अच्छा, कोई पूछ ले कि रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट पे तो कोई असर नहीं होगा, तुम किसी को भी डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, एक्सेस में कर दो, हाफ कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रेट कांस्टेंट क्योंकि केवल टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है। रेट केवल आपका यहाँ पे असर करेगा, अगर आपने एक चीज को एक्सेस में ले लिया तो रेट पे उसका असर होना बंद हो जाएगा, और जो चीज लिमिटेड अमाउंट में, रेट केवल
उसी पे डिपेंडेंट होगा। यू विल बी गेटिंग अ एमसीक्यू की स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन में द रेट इज डिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट इज प्रेजेंट इन लिमिटेड अमाउंट। किस पे? लिमिटेड अमाउंट में जो प्रेजेंट है रेट उस पर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट का जो कंसेप्ट है टेक्निकली वो थोड़ा सा हमारे यहाँ पर लग जाता है। ठीक है, इसी के साथ आपका कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंस खत्म होता है और हम बात कर लेते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज के चैप्टर में, दैट इज योर अर्हीनियस इक्वेशन। अब ये क्या बोलता है? ये अभी तक हमने देखा है कंसंट्रेशन को बढ़ाने से रेट पे असर हो रहा था, लेकिन अब दूसरा फैक्टर आता है टेम्परेचर। इसने क्या बोला कि अगर आपने फॉर एग्जांपल 10 डिग्री पे टेम्परेचर पे रिएक्शन किया, उसका रेट कांस्टेंट आया के। तुमने 20 डिग्री पे कर दिया तो रेट कांस्टेंट आया 2 के। तुमने 30 डिग्री पे कर दिया, रेट कांस्टेंट क्या आया 4 के। तुमने 40 डिग्री पे कर दिया, रेट कांस्टेंट क्या आया 8 के। तो भाई उसने क्या बोला, उसने देखा कि देखो उसने ऑब्जर्वेशन की, किसने? अर्हीनियस ने, कि जब मैं 10-10 डिग्री का रिएक्शन बढ़ा रही हूँ, टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ, 10-10 डिग्री से मेरा रेट डबल हुए जा रहा है। समझ लो, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। तो उसने अपनी इक्वेशन निकाली जिसको बोलते हैं अर्हीनियस इक्वेशन, जिसमें उसने बोला k इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, जहां पे a मेरा क्या है? अर्हीनियस कांस्टेंट है, ई ए क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी है, r क्या है? गैस कांस्टेंट, और t क्या है? टेम्परेचर है। अब इनको एक एक करके पढ़ते हैं। r की वैल्यू याद रख लेना, यहाँ पर क्या होती है? 8.314। अब इससे तो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा, तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए मेरे पास इक्वेशन क्या है? k इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने ln दोनों साइड लॉग लिया, नेचुरल लॉग ले लिया। ठीक है, ln a इंटू बी क्या होता है? ln a प्लस करोगे लेकिन माइनस ई ए बाय आर टी नीचे ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी, दैट इज, इससे हम लोग फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। अगर इसको लॉग में लिखना है तो क्या हो जाएगा? लॉग k इज इक्वल टू लॉग a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। बस 2.303 आ जाता है। लेकिन वहीं अगर कोई ग्राफ पूछ ले, क्या पूछ ले? ग्राफ पूछ ले, तो ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ अगर पूछ ले ln k वर्सेस टाइम का ग्राफ, मैम क्या आएगा? तो क्या याद रखना है? इक्वेशन दिख रही है आपको, y इज इक्वल्स टू सी प्लस एम एक्स। स्लोप बता दो क्या है? स्लोप बता दो क्या है? y एक्सिस पे अगर मैंने ln k डाला, x एक्सिस पे मैंने 1/t डाला, तो क्या है स्लोप? माइनस ई ए, यानी कि नेगेटिव है। तो m की वैल्यू क्या आएगी? माइनस ई ए अपॉन आर। वहीं अगर ये लॉग का ग्राफ हो जाएगा तो स्लोप क्या हो जाएगा? माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। बट नेगेटिव स्लोप है तो नीचे की तरफ। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो यहां से ग्राफ हमने देख लिया है। यहां से हमें यह पता चला कि जो k है वो बढ़ेगा कब? जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा। और वो बढ़ेगा कब? जब एक्टिवेशन एनर्जी को घटाया जाएगा। ठीक है, घटाया जाएगा। तो यहां से एक कंसेप्ट आएगा कि मैम एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी को घटाने से रेट कैसे बढ़ रहा है? भाई टेम्परेचर को बढ़ाने से तो रेट बढ़ रहा है, क्योंकि भाई मेरे जो कोलिजन्स है, मॉलिक्यूल की स्पीड है जो रिएक्शन में जा रहा है, ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो रिएक्शन की स्पीड भी बढ़ रही है। कोलिजन्स मेरे बढ़ रहे हैं तो मेरी रिएक्शन की स्पीड बढ़ रही है। लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी मैम क्या बला है? इसके बारे में कुछ बता दूं तो जरा एक बार देख लेते हैं एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। तो एक बार समझते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। उससे पहले बस एक फॉर्मूला और देख लो कि अगर आपको 2 टेम्परेचर दिए हैं और उस पे रेट कांस्टेंट दिया है, दैट इज log k इज इक्वल्स टू log a माइनस ई ए अपॉन आर T1, और सिमिलरली ऐसी दूसरे टेम्परेचर पे दिया है log k2 इज इक्वल्स टू log a माइनस ई ए अपॉन आर T2। ठीक है, अगर मैंने ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, और अगर मैंने 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर दिया तो यहां से फॉर्मूला बेटा आपका आ जाता है, दैट इज log k2 अपॉन k1। ठीक है, log k2 अपॉन k1 कुछ भी कर सकते हो, या तो आप k1 अपॉन k2 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट मैं k2 अपॉन k1 कर देती हूँ। log k2 अपॉन k1 इज इक्वल्स टू ई ए अपॉन 2.303 आर 1/T1 माइनस 1/T2। ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल करेंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। यहां से आप K2 K1 वो बोलेगा कि अगर मैंने मेरा टेम्परेचर क्या कहते हैं 273 केल्विन था, मैंने टेम्परेचर को 283 केल्विन किया तो मेरा रेट कांस्टेंट डबल हो गया। तो ये 273, ये 283, ये आपका K1 है तो ये 2K1 हो गया। तो यहाँ से log 2 आ जाएगा और डायरेक्टली आप लोग केवल और केवल इसको सॉल्व कर लेंगे। आर की वैल्यू याद रखना 8.314 रखोगे तो यहाँ से आप लोग एक्टिवेशन एनर्जी को निकाल लेंगे। जो आगे वैल्यू है वो यहाँ पे पीछे वैल्यू है, ऐसे करके फॉर्मूला याद करना ताकि आप लोग उसमें गलती ना करो। ठीक है,
चलिए तो एक्टिवेशन एनर्जी की बात कर लेते हैं, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक्टिवेशन एनर्जी बेटा क्या है, देखो रिएक्टेंट, फॉर एग्जांपल मेरे पास रिएक्शन था H2 + I2 इज गोइंग टू गिव यू HI, ठीक है, 2HI, ठीक है। तो मेरे पास ये बनने से पहले ना एक चीज बनती है, देखो H2 का बॉन्ड टूटना पड़ेगा, I2 का बॉन्ड टूटना पड़ेगा और इनमें बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो मेरे पास एक इंटरमीडिएट बन रहा है जहां पे मेरा H2 का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, I2 का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, HI का बॉन्ड बन रहा है और HI का बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। जब ये ब्रेक होगा उसके बाद ये बन जाएगा और फाइनल आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो बेसिकली यहां से यहां जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसी को क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। बेसिकली डेफिनेशन क्या रहेगी, एक्टिवेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक द इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द रिएक्टेंट्स। और इसीलिए जितना ज्यादा ये एनर्जी होगी उतना ही स्लो रिएक्शन होगा, क्योंकि जब तक ये पहाड़ नहीं बनेगा, जब तक मैं ये पहाड़ नहीं चढ़ूंगा, मैं नीचे नहीं आ सकता हूं। तो जितना छोटा ये पहाड़ है उतना आराम से मैं चढ़ पाऊंगा और उतना आराम से प्रोडक्ट मिल पाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एनर्जी, दिस इज द एनर्जी, यहां से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से प्रोडक्ट बनाने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है इसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। जितनी छोटी होगी उतना ही रिएक्शन आपका फास्टर हो रहा होगा और जैसे ये बन जाएगा आपका ये ब्रेक डाउन होगा और आपको प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। अच्छा एक बात याद रखना, यहां पर आप देख सकते हो कि ये आपकी जो एनर्जी है ये रिएक्टेंट की एनर्जी है और ये वाली जो एनर्जी है ये आपकी क्या है, प्रोडक्ट की एनर्जी है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का जो डिफरेंस है, इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा एच, दैट इज इंथैलेपी चेंज ऑफ द रिएक्शन। और आप सभी लोगों को पता है अगर डेल्टा एच पॉजिटिव हुआ तो रिएक्शन क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा, और अगर डेल्टा एच नेगेटिव हुआ तो रिएक्शन क्या होगा, एक्सोथर्मिक। अच्छा यहां से अगर मैं इस रिएक्शन के लिए निकालूं, जो ग्राफ दिया हुआ है यहां से आप देखो कौन सी वैल्यू बड़ी है, ऑब्वियसली ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है और ऊपर वाली वैल्यू किसकी है, डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट बड़ा है डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट से। दिख रहा है आपको, देखो रिएक्टेंट बड़ा है प्रोडक्ट से, तो अगर मैं डेल्टा एच निकाल रही हूं तो वो क्या है, एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस एच ऑफ रिएक्टेंट। और अगर मेरी रिएक्टेंट की वैल्यू बड़ी है और प्रोडक्ट की वैल्यू छोटी है तो ये आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और अगर ये नेगेटिव आएगा तो ये ग्राफ जो है बेटा ये किस टाइप के रिएक्शन के लिए, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए है। तो आपको याद रखना है कि ग्राफ से आपको सब कुछ आना चाहिए। इस ग्राफ से आपको एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू पूछ सकता है, तो जो वैल्यू ये है दिस इज योर एक्टिवेशन एनर्जी। इस ग्राफ से आपको डेल्टा एच की वैल्यू दे सकता है, तो ये जो डिफरेंस है दैट इज डेल्टा एच। इस ग्राफ से पूछ सकता है एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, तो आपको दिख रहा है प्रोडक्ट देखो स्टेबल है, नीचे की तरफ है, ऑब्वियसली प्रोडक्ट जब स्टेबल होगा तो एक्सोथर्मिक है, जब प्रोडक्ट ऊपर होगा एनर्जी ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट लेस स्टेबल है तो एंडोथर्मिक होगा, ठीक है। तो आप सभी लोगों को इसके ऊपर सवाल मैं ऑलरेडी करवा चुकी भी हूं और करवाऊंगी भी आने वाले टाइम में, बट आपको ये कंसेप्ट आना चाहिए, दैट इज कि अगर आपका ग्राफ है, अगर आपका ग्राफ, दो तरीके के ग्राफ बन सकते हैं यहां पे। पहला ग्राफ रिएक्टेंट की एनर्जी ऐसे है, दूसरा ग्राफ रिएक्टेंट की एनर्जी ऐसे, दिस इज रिएक्टेंट, दिस इज प्रोडक्ट, दिस इज रिएक्टेंट, दिस इज प्रोडक्ट, दिस इज रिएक्टेंट, दिस इज प्रोडक्ट। यहां पे आप लोग देख रहे हैं डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट से, यहाँ पे आप देख सकते हैं डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट से। तो यहाँ पे डेल्टा एच हमेशा क्या आएगा, एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, और यहाँ पे डेल्टा एच हमेशा क्या आएगा, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो ये रिएक्शन एक एंडोथर्मिक ग्राफ बनेगा और ये रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक ग्राफ बनेगा। ये भी हमें आना चाहिए, आपको ग्राफ से पूछा जा सकता है रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक। ऑलराइट बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी के बाद लास्ट में आ जाता है एक्टिवेशन एनर्जी, तो आपको पता ही चल गया एक्टिवेशन एनर्जी। देखो कंसंट्रेशन को ऑफ रिएक्टेंट को बढ़ाने से रेट बढ़ेगा, टेम्परेचर को बढ़ाने से रेट बढ़ेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाने से रेट घटेगा। बात आती है कैटलिस्ट की, कैटलिस्ट को रिएक्शन में डालने से रेट बढ़ेगा। कैटलिस्ट क्या करता है, क्योंकि कैटलिस्ट जब आएगा तो रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन कर देगा, उसको घटा देगा। सो बेसिकली कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है। ऐसे भी कैटलिस्ट होते हैं जो रिएक्शन के रेट को घटाए, बट उनको कैटलिस्ट नहीं बोलते, उनको इनहिबिटर बोलते हैं। कैटलिस्ट वर्ड इस्तेमाल किया जाता है रिएक्शन के रेट को बढ़ाने वाली चीजों के लिए ही। रिएक्शन के रेट को बढ़ाएगा, खुद कभी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा, इसको क्या बोलेंगे, कैटलिस्ट बोलेंगे। करता कैसे है मैम, कैसे काम करेगा कैटलिस्ट, रिएक्शन के रेट को कैसे बढ़ाता है, क्योंकि वो रिएक्शन को एक ऑल्टरनेट पाथवे, एक शॉर्टकट दे देता है जिससे एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। देखो पहले मेरी एक्टिवेशन एनर्जी ये थी, अब इसने एक शॉर्टकट दिया है, देख लो
और अब मेरी एक्टिवेशन एनर्जी ये हो गई है। तो क्योंकि मेरी एक्टिवेशन एनर्जी घटी है तो मेरा रिएक्शन ऑटोमेटिकली फास्ट हो गया है। तो कैटलिस्ट क्या काम कर रहा है? कैटलिस्ट दो काम कर रहा है। एक्टिवेशन एनर्जी को घटा रहा है। कैसे घटा रहा है? ऑल्टरनेटिव पाथवे देकर। कैसे? ऑल्टरनेटिव पाथवे देकर। ठीक है, यही बात याद रखनी है। अच्छा, याद रखना कैटलिस्ट किसी भी चीज पे कोई असर नहीं करेगा। डेल्टा जी पे कोई असर नहीं है, डेल्टा एच पे कोई असर नहीं है, इक्विलिब्रियम पे कोई असर नहीं है। केवल और केवल एक ही चीज पे असर करेगा। आपको एमसीक्यू में आ जाएगा, केवल और केवल मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाय अ कैटलिस्ट? ओनली एक्टिवेशन एनर्जी। इसके अलावा और किसी पे कोई भी असर ये नहीं कर रहा होगा। ठीक है, लास्टली वी हैव द कोलिजन थ्योरी, क्योंकि आपका मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं। कैसे मॉलिक्यूल्स आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं? ये मैंने आपको बोला, कोलिजन से हो रहे हैं। जब दो रिएक्टेंट आपस में आके टकराएंगे तो प्रोडक्ट बनाएंगे। तो टकराने को ही क्या बोलेंगे? कोलिजन बोलेंगे। तो ये थ्योरी यही बोलती है कि जो इस एक तो इसने ये अज्यूम करा कि मेरे सारे जो रिएक्टेंट्स या मॉलिक्यूल्स है वो हार्ड स्फीयर्स हैं। ठीक है, तो ये टकराएंगे और ये प्रोडक्ट देंगे। बट ये टकराएंगे तो बहुत सारे, अब टकराना तो हर तरीके से हो सकता है, इधर से उधर से, इधर से उधर से। बट क्या हर टकराने से जो चीज बन रही है वो मेरा प्रोडक्ट होगा? तो इसका आंसर होगा नहीं। यहां पे कंसेप्ट आएगा किसका? दैट इज योर इफेक्टिव कोलिजन्स का। किसका? इफेक्टिव कोलिजन्स का। तो इफेक्टिव कोलिजन्स वही हैं जिनके पास सबसे पहले क्या है? एक सफिशिएंट थ्रेशहोल्ड एनर्जी है। व्हाट इज थ्रेशहोल्ड एनर्जी? मतलब इसके पास कम से कम ये एनर्जी तो होनी चाहिए कि ये टकराए। दो मॉलिक्यूल अपनी जगह पड़े ही हुए हैं तो टकराएंगे कब? मतलब उनके पास इतनी एनर्जी हो कि वो कम से कम टकराए, पहली बात। दूसरा, उनकी ओरिएंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए, मतलब उनकी दिशा सही होनी चाहिए। अगर वो दोनों इधर उधर भाग रहे हैं तो टकराएंगे ही नहीं, दोनों इधर आएंगे तभी तो टकराएंगे ना। तो बेसिकली डायरेक्शन सही होनी चाहिए और एनर्जी होनी चाहिए, तभी एक कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन कहलाएगा। अगर ओरिएंटेशन नहीं है तो किसी भी तरीके से, चाहे उसके पास एनर्जी भी हो, वो एक इफेक्टिव कोलिजन नहीं हो रहा होगा। राइट, फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो जैसे कि ये रिएक्शन है, यहां पर पहले ए और बी टकराए। ठीक है, लेकिन यहां से केवल ये दोनों आपस में टच आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये दोनों तो टच ही नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हुआ। लेकिन जब इन्होंने साइडवेज एक दूसरे से टकराए तो ये भी एक दूसरे से टच कर रहा है, ये भी कर रहा है, तो आपको प्रोडक्ट मिल गए। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। तो अगर मेरी जगह, मेरी ओरिएंटेशन सही होगी तभी एक रिएक्शन कंप्लीट होगा, तभी मुझे उस कोलिजन से इफेक्टिव प्रोडक्ट्स मिल रहे होंगे। दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। लास्टली यू शुड जस्ट नो कि ये समरी यही है कि कोलिजन इफेक्टिव तभी होगा जब उसके पास एक्टिवेशन एनर्जी होगी और प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी। इसके अलावा कोई भी कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा। और इस थ्योरी का इकलौता ड्रॉबैक ये था कि इसने ये माना कि सारे मॉलिक्यूल्स हार्ड स्फीयर्स है। हालांकि ऐसा नहीं होता है, मॉलिक्यूल्स की अलग अलग शेप होगी, अलग अलग वेरिएशंस होगी। तो उस केस को, उस पॉइंट ऑफ व्यू को इसने कंसिडर नहीं करा। सो बेसिकली ये एक ड्रॉबैक रहा आपकी किसका? कोलिजन थ्योरी का। ऑलराइट बच्चों, तो इसी के साथ ये चैप्टर, जैसा कि मैंने आपको बोला था, एक क्रिस्प मैनर में आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगी, मैंने करवाया है। और आई होप अगर आप लास्ट तक बने रहे हो तो ये चैप्टर आपकी टिप्स पे होना ही चाहिए। आप लोगों को अगर ये बात, मतलब ऐसा होता है, बहुत बच्चे होते हैं कि मैम बहुत एक बार में समझ नहीं आया, तो उन लोगों को मैं बोलूंगी अगर आप पहली बार ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो कम से कम 2 से 3 बार ये वीडियो देख लेना, ताकि आप लोग को ये एकदम क्लियर हो जाए। और ये नोट्स आप जरूर बना लेना अपने लास्ट मोमेंट के रिविजन्स के लिए। अगला वन शॉट आपको नेक्स्ट 1 to 2 डेज में मिल जाएगा। सो स्टे ट्यून। और शाम 6 बजे, रोज शाम 6 बजे, हालांकि बीच में बोर्ड से तो सेशन रुका था, रोज शाम 6 बजे हम लोग केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री एक्सप्रेस अभी आपकी चल रही है, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं CUET पे बेस्ड क्वेश्चंस। राइट, तो ये सेशन आपको मिस नहीं करना है इस रिवीजन के साथ। और लास्टली, अगर आपको बच्चों प्रॉपर, क्योंकि अब आप सभी लोगों को पता है आपको एक प्रॉपर रिवीजन करना है, क्योंकि अब समय बहुत कम बच रहा है। प्रॉपर रिवीजन मतलब कितना टाइम है हमारे पास? मार्च निकल चुका है, तो आई वुड से मार्च के 10 दिन है और हमारे पास अप्रैल है। ठीक है, तो कुल मिला के 40-50 दिन मैक्सिमम हमारे हाथ में है। इनका एक इफेक्टिव प्लान बनाना है, क्योंकि देखो आपने देखा बोर्ड का पेपर काफी डिफिकल्ट आया है। मतलब डिफिकल्ट उनके लिए जिन्होंने पढ़ाई नहीं है, लेकिन जिन्होंने पढ़ा भी है उनको भी थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ी है। तो आप लोग देख रहे हैं एग्जाम के लेवल उठ रहे हैं और CUET का डेफिनेटली उठने वाला है, क्योंकि आपके नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो उस कॉम्पिटिशन में स्टैंड आउट करने के लिए हमारा स्ट्रैटेजी होना चाहिए, हमारा प्लान होना चाहिए। उसी के लिए आपके अब फाइनल रिवीजन के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो आपका डेल्टा बैच है बच्चे, डेल्टा 2.0
2.0 प्रॉपर प्लानिंग के साथ, इसमें आपका रिवीजन भी है, पूरा रिवीजन का प्लान लॉन्च हो चुका है, जितना लेट करोगे उतना चैप्टर छूटेगा, प्लस थ्योरी का आपको रिवीजन के लिए वहां पर ऑलरेडी कंटेंट भी प्रोवाइड करवा दिया गया है और साथ में मॉक टेस्ट का इंतजाम भी कर दिया गया है। तो ये जितना लेट आप ज्वाइन करोगे उतना ही आप बाकी बच्चों से पीछे होते चले जाओगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करिए, आप स्टार्ट करिए अपनी प्रिपरेशन को। डेल्टा 2.0 आएगा मेरा महापैक में, तो आई वुड से जस्ट गो फॉर महापैक, क्योंकि इसमें ऐसे बहुत सारे डेल्टा बैचेस रहेंगे। ये तो इकलौता डेल्टा है, अगर आपको केवल एक बार रिवीजन करना है तो आप डेल्टा 2.0 में ज्वाइन करो, वरना सीधा सीधा महापैक में ज्वाइन कर लो। पूरी रिवीजन की जिम्मेदारी हम लोगों की रहेगी एंड आई एम टेलिंग यू आपको रिजल्ट मिलेगा। जब भी बैच में एनरोल करोगे कोड इस्तेमाल करोगे Y513, इससे आपको मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है बच्चे, चलिए सेशन पसंद आया तो जरूर लाइक करिएगा। सभी के सभी बहुत मेहनत लगी है, मतलब मैं एक ऐसा क्रिस्प कंटेंट हर बच्चे को देना चाहती हूँ कि चाहे वो CUT का पेपर के लिए पढ़ चुका है या पढ़ना शुरू कर रहा है, ये वीडियो देख के उसके दिमाग में क्लियर हो जाए कि पढ़ना क्या है चैप्टर में और रिवाइज क्या करना और पेपर में आएगा क्या। ठीक है, सो हर बच्चे को ये वीडियो जरूर देखनी है और इसको बहुत सारा प्यार देने के लिए सेशन को लाइक करना है और कमेंट सेक्शन में येलो हार्ट्स डालने और बताना है सेशन कैसा लगा। लास्टली, जैसे कि मैंने बोला, आपको अपने बैचेस में एनरोल करने का जो समय है वो आ चुका है। अगर अभी तक नहीं करा है तो डू नॉट वेस्ट एनी सिंगल मोमेंट। आपका हर एक मिनट आपको आपके टारगेट के नजदीक ले जा सकता है, तो इस मिनट, इस टाइम को यूटिलाइज करो। जस्ट गो फॉर इट। अड्डा 247 पे जाइएगा, यहाँ पर आप लोग जाइएगा अड्डा 247 की वेबसाइट पे, ऑल कोर्सेज में जाइएगा। ठीक है, ऑल कोर्सेज में जैसे आप जाएंगे यहां पर आप लोग अंडरग्रेड एंट्रेंस में CUET के साइंस सेक्शन में चले जाइएगा। ठीक है, यहां पर आपके पास डेल्टा 2.0 भी आ चुका है, काफी रीजनेबल प्राइसेस में हमने लॉन्च कर दिया है डेल्टा 2.0 को। लेकिन मैं आपको बोलूंगी इसमें आप एनरोल कर सकते हो, एक बार रिवीजन होगा, बिल्कुल होगा Y513 कोड के साथ, लेकिन सेम ही प्राइस पे, ज्यादा डिफरेंस के साथ नहीं होगा। तो अगर आप महापैक लोगे तो यहाँ पे आपके मल्टीपल रिविजन होते हैं और यहाँ पर मेरे साथ आप जब तक आपका पेपर नहीं होता ना तब तक रिवाइज करते हो। ठीक है बच्चों, तो आई विल पर्सनली सजेस्ट प्लीज गो फॉर महापैक। साइंस का महापैक, यहां पर आपको कोड अप्लाई करना है बाय नाउ के साथ। दैट कोड इज गोइंग टू बी Y513। ठीक है, और इसको अप्लाई कर देना और ये आपको बैच मिल जाएगा। ठीक है, इस सेम कोड के साथ ही आप लोग डेल्टा 2.0 में भी इनरोल कर सकते हैं। द कोड इज Y513। इसमें या तो दो ऑप्शन है, महापैक में ज्वाइन करो क्योंकि इसमें सब कुछ होता है, या फिर फ्रेश बैच है डेल्टा 2.0। अगर किसी को फाइनेंशियल इशू है तो डेल्टा 2.0 में एनरोल कर ले, लेकिन अगर वो सीरियसली कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ना चाहता तो महापैक में एनरोल कर ले, क्योंकि यहाँ पे रिवीजन है, थ्योरी है और प्रैक्टिस है, और वो भी लास्ट ईयर के पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, सो आई थिंक इट्स वेरी वेरी क्लियर। इस कोड को नहीं भूलेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये अपना कोड है। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर, और मिलती हूँ नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और टाइम को वेस्ट ना करिए। सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। गुड लक।